हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया से होंगे, है ना। तो बोर्ड का पेपर आ चुका है आप सब लोगों का, तो आपको पता है स्ट्रेस फ्री माहौल पूरा होगा आप लोगों का। पढ़ने का कैसे आपको पढ़ना है, क्या चीजें करना है, इस मीडियम में आपको किस तरीके से आपको सारी चीजें करना है। हमारे जितने भी लेजेंड टीचर आपको बताऊं, जो लेजेंड कहा जाएगा, वो सारे टीचर को मैं एक साथ आज अपने प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर रहा हूं। तो मैं अपने सारे टीचर से आइए, सारे लोग जितने भी टीचर हैं, मैं वन बाय वन आ जाइए। अरविंद सर, ये सारे टीचर्स हैं हमारे सामने, आपको सारे टीचर्स दिख रहे होंगे। वन बाय वन सारे टीचर आ गए। मैं वन बाय वन सबको इंट्रोड्यूस करना जा रहा हूं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं हमारे मैथ वाले सर से, विजयन सर से। तो मैं सर के बारे में एक ही चीज आपसे कहूंगा, जितना हम लोगों ने स्टडी नहीं की है, सर के पास उतनी डिग्रियां हैं। तो आप पूरी टीम के बारे में बताऊंगा। और ये सर के बारे में आप जान रहे हैं, कम से कम 16 से 17 साल का सर को हिंदी का एक्सपीरियंस है, संस्कृत का एक्सपीरियंस है। अच्छे अच्छे विद्वान सर के आगे फेल हैं, है ना, कि वो इतना अच्छा बोलते हैं। और ये हमारे अमित मिश्रा सर हैं। तो सर के बारे में अपनी कोई थॉट नहीं बोलूंगा, बच्चों की जो थॉट है। पहली बात तो बच्चे इनको यूपीएससी का मेंटर मानते हैं, पहली चीज। दूसरी बात जो आपको थोड़ा हंसी लगेगी, बच्चे ये कहते हैं कि अकबर को कब जुलाब और कब बुखार हुआ था, सर को ये भी बात डेट के साथ मालूम है। तो मुझे नहीं लगता कि सर इससे ज्यादा बताने की कोई जरूरत है। और ये संग्राम सर हैं। संग्राम सर की एज से आप देख रहे होंगे, तो 20 साल प्लस का सर को एक्सपीरियंस है, पहली चीज तो ये है। तो आप सोच सकते हैं सर आपको कैसा पढ़ा सकते हैं। सर के बारे में बहुत पहले ही मैं जानता था, लेकिन नोटिस मुझे एक बात हुई है कि क्लास 4th या 5th का बच्चा अभी जो सर के पास पढ़ता है, उसको भी इंग्लिश ऐसा बोलना आता है जितना मुझे नहीं आता है। और ये हमारे अरविंद सर हैं, जो हिंदी के एकदम महानायक माने जाते हैं, कैसे बोलना है, क्या लिखना है, वन बाय वन आपको सारी चीजें बताएंगे। तो ये हमारी पूरी की पूरी टीम है जो आपको गाइड करेगी कि आपको बोर्ड के पेपर में और सारे पेपर में कैसे लिखना है, क्या प्रिपेयर करना है। तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं वन बाय वन सारे टीचर से आपको बोलूंगा कि वो आपको बताएं कि हर सब्जेक्ट में कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं सर से कहूंगा कि वो मैथ के बारे में बताएं कि कैसे क्या क्या करना है। तो आपको सारी चीजें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सारे लोग जो है वो अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। बहरहाल आपको ये नहीं कह सकता कि यू ऑल एंजॉइंग ऑफ सम विंटर वेकेशन। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि नाउ यू आर रिलेटेड टू द बोर्ड एग्जाम। क्लास 12th हो या फिर आपका जो है क्लास 10th हो, बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल नजदीकी है, पास है। तो ऐसे में स्ट्रेस आपको है और आपसे ज्यादा हमें है। हमें इसलिए है क्योंकि कोई भी बच्चा अगर अच्छा काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इवन आपको पता है कि वी आर रिलेटेड टू द सीबीएसई बोर्ड, देन वी कैन से वी कैन गेन द वी कैन फेम द वी कैन गेट द फेम ऑन द लेवल ऑफ वर्ल्ड। ग्लोबल लेवल पे भी हम कह सकते हैं कि हमारा नाम हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई हम सीबीएसई से रिलेटेड हैं। बहरहाल सारे लोग अच्छा काम करिए, आगे बढ़िए। तनाव तो है ही। अब थोड़ा सा हमें ये जानना है कि जब आपका एसएसटी का एग्जाम होगा, सोशल स्टडी का एग्जाम होगा, तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या गलती करते हैं। जब मैं कॉपीज को चेक करता हूँ तो सबसे ज्यादा जो मुझे फॉल्ट मिलता है वो ये मिलता है कि हम सारे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन ऊपर लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अब वो कौन सा लिख दिए हैं, उसका आंसर किस वे में है, ये पता ही नहीं चलता है। और वो कहना एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं ये भी नहीं पता चलता है। तो बोर्ड एग्जाम में बेटा आपको करना क्या है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 का थर्ड वाला आपको आ रहा है और आपको करना है वो, तो आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर 29, फिर इधर डालोगे पार्ट नंबर 3 या 3 या जिस चीज में, या ABC, तो C डाल दोगे। फिर आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 14 का B वाला आ रहा है, तो आप वहीं कहीं पर भी मान लीजिए इसी पेज पे आपका 29 हो गया, तो नीचे लिखोगे ऐसे बीच में क्वेश्चन नंबर 14, फिर इस साइड में लिखोगे पार्ट नंबर B। लिखने के बाद फिर तुरंत अपना स्टार्ट कर दोगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है बेटा, थोड़ा सा हमें इंपॉर्टेंस इस बात का इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ये एसएसटी का एग्जाम है। तो सबसे ज्यादा डिटेल में अगर कहीं लिखना है तो वो यही लिखना है, सोशल स्टडीज में। और इसमें टाइम का जो मैनेजमेंट होता है, जो टाइम का रिलेटेबिलिटी एक कंडीशन निकल रहा है, वो ये निकलता है बेटा
कि हमारे पास ले दे करके समय बहुत कम बचता है। तो ऐसे में जो क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा और सबसे इजी लगे उसको आप सबसे पहले करो, और करना कैसे है ये मैंने बता दिया है। अब आप तैयार कैसे करोगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है। सबसे पहली बात, सारे लोग बताते हैं कि एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं कह रहा हूं मत करो। मुझे पूरा का पूरा 100% बिलीव है कि जितना मैंने पढ़ाया है, कोई भी बच्चा बच्ची हो अगर उसने क्लास किया है, मैं अभी भी कह रहा हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं, और आप लोग पता है असद सर का जो है चैनल है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्रमोट करिए भाई को। अच्छे टीचर हैं, और अभी उनकी जो है एक मैं कह सकता हूं कि एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन ईश्वर करेगा वो बहुत आगे जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है बेटा, कि मैं ये गारंटी के साथ ऑन कैमरा कह रहा हूं कि जितने बच्चों ने मेरे क्लास ली है वो फाड़ कर आएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में कि आपके हवा ऐसे ऊपर से चली जाए, नहीं। आप सबका, सारे लोगों का आप देखिएगा कि अच्छा नंबर आएगा, ये मेरी गारंटी है, ऑन कैमरा बोल रहा हूं मैं। दूसरी चीज क्या है बेटा, कि अब हमने एमसीक्यू बहुत सॉल्व किया है, सारी चीजें हमने किया है, लेकिन अब हमें नहीं करना है एमसीक्यू को। क्या करना है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को नहीं करना है। करना क्या है कि हमें इवेंट्स याद कर लेने हैं। दूसरी चीज क्या याद करनी है कि ये इवेंट हुआ कहां है, ठीक है। और तीसरा चीज, किस जगह पर ये हुआ और कब हुआ और इसका नाम क्या है, ये आप याद कर लीजिए। ये तीन चीजें अगर आप याद कर रहे हो तो इससे बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया शॉर्ट टाइप में, तो आप तुरंत लिख दोगे कि इस जगह इतने डेट में हुआ, पहले। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए डिटेल में पूछा है तो आपको सबसे पहले लिखना क्या है? सबसे पहले लिखना है कि ये इंसिडेंट या कोइंसिडेंस या इवेंट कब और कहां हुआ है, पहला ये हो गया एक लाइन में। दूसरा, उसके बारे में तो आप पढ़े ही हैं, जानते हैं, वो लिख रहे हैं। फिर नीचे जो है आप एक समरी के लिए वही डेट डाल दोगे। इससे क्या होगा बेटा, तीन फायदा हो गया। शॉर्ट में भी आप बता दिए, एमसीक्यू फटाक दे। एमसीक्यू कहां से बनता है? एमसीक्यू हमेशा डेफिनेशन से ही बनता है। तो आप एमसीक्यू भी बना लिए, डेफिनेशन भी बना दिया, और लॉन्ग में और शॉर्ट में सब जगह आपने क्या कर दिया, एक क्वेश्चन से सबको जो है सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को पढ़िए। अब पढ़ना कैसे है ये भी मैं बता दूं, कि जैसे मान लीजिए आपका चैप्टर है नेशनलिज्म का हो गया, प्रिंट कल्चर मीडिया वाला हो गया, यानी कि वो क्या नाम है, सिविलाइजेशन वाला। तो ये इसका पहले एग्जैक्ट मतलब जानिए कि प्रिंट क्या है, डिस्कवर कहां हुआ था, बताया हूं मैं सारी चीजें, और उसको उठा करके किस जो है और सिविलाइजेशन में उसको ले जाया गया, है ना। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि क्या नाम है, इस टॉपिक ये बेकार है, ऐसा नहीं है। तो भाई उसको याद ही नहीं करना, आपको याद कहां से करना है, जो आपका मेन टॉपिक है, जो मैंने बोला नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता क्या है इसको मैंने डिटेल में बताया। मैं अभी यहां पर क्लास नहीं चला रहा हूं, मैं बताऊंगा नहीं, और ये हम बहुत बार, लाखों करोड़ों बार मैंने आपको बताया है। क्लास 7 से जो बच्चा 12th तक पढ़ा हुआ है उसको हमने लाखों बार बताया हुआ है। तो कंफ्यूज, कोई भी किसी भी चीज में आपको कंफ्यूजन होगी ही नहीं, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, आपको एक बात सिर्फ ध्यान में रिवाइज कर लेना है बस। ठीक है, तो नेशनलिज्म आपको याद हो गया। अब उससे रिलेटेड जो भी है कि जैसे कोई मूवमेंट हुआ है, नेशनलिज्म है, तो उस नेशनलिज्म का पार्ट आप उस मूवमेंट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका सीधे सीधे अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेशन निकलता है बेटा। ठीक है, तो इतना ही बताना है। बाकी आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपको हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, आपको मैथ्स भी पढ़ने हैं। तो ऐसे में सोशल स्टडी भी पढ़ना है। सोशल स्टडी का मैं बता रहा हूं, तो हमारे पास ले दे करके जो टाइम मैनेजमेंट होता है बेटा ना, वो बड़ा कम हो जाएगा। और ऐसे में आपको पता है 4-4 किताबें हैं, और उसको जो है उसमें डिटेल में दिया गया, उसको कैसे हम मैनेज कर पाएंगे? तो मैनेज करने का तरीका यही है बेटा, कि जो मैंने शॉर्टनेस आपको बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप चलिए। बाकी बहरहाल मुझे ये पूरा 100% ये मैं बिलीव कर सकता हूं, विश्वास है मुझे, कॉन्फिडेंट हूं मैं बिल्कुल आप लोगों से, कि आप 100% यानी कि 100% आप जो है अच्छा करोगे। ये मेरा जो है खुद का एक सेल्फ कॉन्फिडेंट है, एक जो है कमिटमेंट है, एक कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा ही करोगे, क्योंकि मुझे लेवल पता है। मैं जाता हूं क्लास में, जब मैं पढ़ाता हूं, क्लास 7 से मैं 12th तक जाता हूं, कोई भी क्वेश्चन करता हूं, सारे बच्चे जो है दिमाग यहाँ, डेट्स करीब कुछ नहीं तो मैं कह रहा हूं कि क्लास 10th के बच्चे हो, 12th के हो, 9th के बच्चे हो, उनको हजारों डेट्स जो है वो यहां याद है, यहां दिमाग में बिल्कुल एकदम फीड हो गया, उसको ये पानी की तरह बताते हैं। ऐसे कोई भी डेट आप पूछोगे तो पानी की तरह बताते हैं। तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है बेटा, मेरा कोई भाई बच्चे जो है वो खराब नहीं है। अगर थोड़ी सी अगर उनके अंदर कोई चीज दिक्कत या परेशानी क्रिएट करने वाली है तो वो है सिर्फ केयरलेस होना उनका, ये सबसे बड़ी बात है, और जो कि हमें करना नहीं है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, हैप्पी न्यू ईयर।
और एग्जाम को लेकर के भी, प्रैक्टिकल को लेकर के भी आप बिल्कुल अवेयर रहेंगे और जो है डेली आप चेक करिए, डेली याद करिए। बेस्ट ऑफ लक अभी से। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कैसे एग्जाम में लिखना है, पहला। दूसरा ये कि कैसे हमको ज्यादा से ज्यादा नंबर मैथ में गेन करने हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो लिखने का तरीका है, जो लिखने का आइडिया है वो क्या है बेटा। कि जैसे मान लिया जाए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान लिया जाए कि सेक्शन वाइज दिया रहेगा, तो सेक्शन ए ऐसे दिया रहता है। ये बेटा सबसे पहले सेक्शन ए, अगर आपको कॉपी में सेक्शन ए लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखा हुआ है तो सेक्शन ए लिख करके ही स्टार्ट करेंगे। और जब अगर पहला जैसे क्वेश्चन लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे कि आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1। इसके बाद जो मैथ में जो एमसीक्यू है उसमें जो पहला क्वेश्चन, अगर पहला उसका ऑप्शन सही है, मान लिया जाए ए सही है, तो आप ऑप्शन लिखेंगे, केवल ऑप्शन लिखेंगे। और ऑप्शन में जो रहेगा, जैसे मान लिया जाए 21 सेंटीमीटर ऐसे दिया है, तो ये इतना ही परफेक्ट है। आपको पूरा लगाना नहीं है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। आपको अगर कहीं सॉल्व करना है तो वो रफ वर्क करेंगे। और ऐसे ही सारे क्वेश्चन में जब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, नेक्स्ट हम लिखेंगे कि आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2। इसके बाद हमें जो है, जो आंसर नंबर 2 का मतलब क्वेश्चन 2 का जो आंसर सही होगा बेटा, जैसे बी ऑप्शन सही है तो बी ऑप्शन लिखेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये ध्यान देंगे कि हमें रफ वर्क जो करना है वो बगल करना है। जो रफ वर्क बगल वाली कॉपी में, जो भी लेफ्ट साइड में जहां भी जो उसके प्लेसेस हो वहां लिखना है, वहां करना है। सॉल्व आपको नहीं करना है एमसीक्यू में। और हमेशा ये भी नहीं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब कॉपी हमको मिलती है तो साइड में यहाँ ए बी सी डी ऐसे करके जो है ऑप्शन लिख देते हैं, और ये गलत है, ये तरीका गलत है। इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा। मार्क्स ऐसे ही मिलेंगे क्योंकि एग्जामिनर को ये चाहिए कि अगर वो कॉपी चेक कर रहा है तो वो पूरा पूरा आपके सामने परोसा बना बनाया मिलना चाहिए। अगर वो संघर्ष करके वो देखेगा कि कहाँ है, वो ढूंढेगा नहीं आपका आंसर, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ढूंढेगा। इसलिए आप बहुत अच्छे से, बहुत पूरा क्लीन, पूरा पेज अच्छा होना चाहिए और 1 बाय 1 ऐसे ही आंसर आपको लिखना है। दूसरा, मैथ के बारे में जो हम लोग प्रैक्टिस के बारे में, जैसे मान लिया जाए कि मैथ में कैसे नंबर गेन करना है बेटा। मैथ में नंबर गेन करने के लिए सबसे पहले मैंने आपसे बताया भी होगा कि आप सबसे पहले उस चैप्टर का, जैसे मान लिया जाए कोई चैप्टर आप शुरू कर रहे हैं, वो चैप्टर जैसे पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल का सारा कॉन्सेप्ट, एक की कॉन्सेप्ट एक जगह, पॉलिनोमियल का एक की कॉन्सेप्ट एक जगह, पूरा पॉलिनोमियल का जो की कॉन्सेप्ट है, की पॉइंट्स हैं, वो एक जगह आप क्या करें, उसको नोट कर ले, एक जगह कॉपी में नोट कर ले। इसके बाद क्या करें कि उस क्वेश्चंस, उस पूरे चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करना चाहें तो करें। अगर पहले से आप, अभी क्या है शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में जो की कॉन्सेप्ट है वो पहले पूरा क्लियर होना चाहिए, ये जरूरी है। इसके बाद अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो पीवाईक्यू, पीवाईक्यू उस चैप्टर से रिलेटेड जो पीवाईक्यू है, जितने पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू जो है वो आप मान के चलिए कि कम से कम 5 ईयर का, कम से कम 5 ईयर का, ये कंटिन्यूअस ईयर हो, ऑड इवन ईयर की बात नहीं की गई है, ये कंटिन्यूअस ईयर हो, इनको सॉल्व करके ही जाना है कम से कम। और अगर और अच्छा मार्क्स गेन करना है तो ज्यादा से ज्यादा उस चैप्टर को प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा उस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और पीवाईक्यू ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि उससे ये आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये ध्यान में रखना है कि अगर जो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नया नहीं होगा, जो भी क्वेश्चन होंगे पहले जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनसे उनका लेवल डाउन ही रहेगा, क्योंकि सिलेबस धीरे धीरे क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और सिलेबस में कमी के होते हुए सिलेबस जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी डिक्रीज हुआ है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा नहीं स्ट्रेस लेना है कि बहुत ज्यादा टफ आ जाएगा। ये ध्यान में रखना है कि फुल प्रूफ हमारा जो तैयार प्रिपरेशन होना चाहिए वो फुल प्रूफ होना चाहिए। हमारे सामने कुछ भी आए लेकिन इतना स्ट्रेस में ना रहे
कि अरे बहुत कुछ आ जाएगा और हम डर जाएंगे, हमारा नहीं, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये तो बिल्कुल नहीं है। खास करके ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो हमने नहीं देखे हैं। सारे क्वेश्चन ये देखेंगे कि सारे क्वेश्चन हमें देखे दिखाए हैं। ये बताता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आप पूरा जो है जितना हो सॉल्व कर डालिए और जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। सबसे ज्यादा गेन करने का, मैथ में गेन करने का सबसे ज्यादा अच्छा तरीका क्या है? प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो ये नहीं सोचना है कि ये कैसे लगेगा। ये क्वेश्चन पहले से सॉल्व होना चाहिए। इस तरीके से आप प्रिपरेशन करके जाएं, क्योंकि वहां पे टाइम नहीं बचेगा। पेपर लेंदी होता है, इसलिए जितना हो सके बेटा प्रैक्टिस करिए। और ऐसा हो भगवान की दया से कि जो क्वेश्चन आए सामने वो ऐसा हो कि मैंने इसको पहले से सॉल्व किया है, ये नया नहीं है। इस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अरविंद मिश्रा आपका को हिंदी के बारे में कुछ स्पेशल बताने जा रहा हूं, जो आपके आने वाले 2025 के एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होगा। अगर आप सोचते हैं हिंदी हिंदी नाम से आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत सिंपल सी चीज है, तो जानते हो हिंदी का मतलब? जैसे डायलॉग आपने सुना ना, पुष्पा फूल नहीं फायर, वैसे हिंदी का मतलब जानते हैं क्या हुआ? हिंदी का मतलब हुआ कि आपके परसेंटेज को बढ़ाने वाला सब्जेक्ट, विषय। ठीक है। और मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगा हिंदी पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, हिंदी पे फोकस करिए ज्यादा ज्यादा। विषय तो है ये आपका, लेकिन इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला मैं आपको बताऊंगा हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन उसके पहले आपको बताऊंगा पढ़ना कैसे है। आप पढ़ते पढ़ते, अब आपके सब्जेक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएससी हो गया, आप उसमें बोरियत महसूस करते हैं। तो बेटा हिंदी का एक पोर्शन है, हिंदी दो पोर्शन होता है। एक है साहित्य, आप जानते होंगे साहित्य। साहित्य, तो साहित्य का मतलब जानते हैं? साहित्य जो आनंद देने वाला हो। तो आप क्या करिए, फट से उठाइए, चाहे हिंदी और इंग्लिश का साहित्य उठाइए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, आनंद आएगा। फिर दूसरा सब्जेक्ट, जैसे आपको आनंद आया, आपके ब्रेन को रिलैक्स भी मिलेगा और आपका तैयार भी होता रहेगा। आपको जो दूसरी रास्ता है, वो रास्ता है क्या? वो है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। व्याकरण में आपको पढ़ना है व्याकरण। जब आपका साहित्य तैयार हो गया, जब इसमें मजा आने लगेगा, तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई भी मैथ लगाना शुरू कर देंगे तो आज आसान हो जाएगा, साइंस पढ़ना शुरू कर देंगे आसान। बोरियत महसूस होने पे आप शुरू कर दीजिए साहित्य पढ़ना। दूसरा क्या है? व्याकरण। व्याकरण में आपको पढ़ना क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है। विरामादि चिन्ह एक बहुत स्पेशल उसमें विषय है, विरामादि चिन्ह। विरामादि चिन्ह ये स्पेशल विशेष इस पे ध्यान देना है, क्योंकि जो आप लिखते हैं, जैसे भी आप लाइन लिखते हैं, जो भी आप वाक्य लिखते हैं, वाक्य में विरामादि चिन्ह का प्रयोग अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं? जिसका एक अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, तो वाक्य हमारा बनेगा ही नहीं। जब वाक्य बनेगा नहीं तो आपका जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा, वो आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाएगा और उत्तर आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा। उसके लिए व्याकरण में आपको विरामादि चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा सॉल्व कैसे किया जाएगा। पहले आपको, जैसे आप पहले भी जो बहुत सारे हमारे साथियों ने बताया कि आपको जो पहले आता है उसको पहले शुरू करना शुरू कर दीजिए। जो आपने सेक्शन नंबर डाला, उसका क्वेश्चन नंबर डाला, आंसर लिखना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, जो आया पन्ना भी छोड़ सकते हैं, पेज भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा पेज ना छोड़िए, जो पहले आता है उसको पहले लिखना शुरू करिए। और जैसे अभी इंग्लिश सर ने, हमारे इंग्लिश वाले सर ने कहा कि वार्म अप जब आप हो जाएंगे, जब आप यूज टू हो जाएंगे, तो आपको लिखने में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो आपको जो आने वाला प्रश्न है, जो उसमें आपको लगता है कि ये फंसा सकता है मुझे, उस प्रश्न को करने के लिए आपके पास समय बच जाएगा, क्योंकि जो आपको पहले आता उसको आपने पहले कर लिया। जो आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कंफ्यूजन है, छोड़िए उसको। और हाँ, दूसरी बात, जो इसमें आपका पहले आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसको पढ़ने के लिए आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मैं दूसरे शब्दों में आपको बोलूंगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बजाय आपको पढ़ना है क्या, एक सेक्शन जैसे आपने पढ़ा ना कि अगर आपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पढ़ लिया तो आपका लघु उत्तरीय भी सही हो जाएगा, आपका एमसीक्यूज बहुविकल्पी भी अपने आप उसमें उसका आंसर मिल जाएगा।
आपको साहित्य में आएगा करने के लिए क्या जानते हैं? एक आएगा गद्य खंड, दूसरा आएगा पद्य खंड। इन दोनों में आपको दिया जाएगा, गद्य खंड से भी आपको क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, इसको पढ़ना है। जैसा कि आपने कहा पद्य खंड को भी पढ़ना है, गद्य खंड को भी पढ़ना है, तो आप अगर ध्यान से, थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे, ये तो आपको एक कहानी टाइप रहता है। साहित्य का मतलब जो आनंद का स्रोत है, वो आनंद इसमें लेते हुए गद्य खंड को, पद्य खंड को पढ़िए, और पढ़ने के बाद उसका जो गद्य खंड को पढ़ करके तो आपको आसानी से होता है, लेकिन पद्य खंड में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो कविताएं होती हैं वो थोड़ा सा कुछ मैसेज देके जाती हैं, और मैसेज जब देके जाती हैं तो उस मैसेज को समझने के लिए आपको पास दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। तो पद्य खंड को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका भाव समझ करके उसको निकाल करके उसका आंसर लिख देंगे। गद्य खंड का फिर वैसा ही है, एमसीक्यूज के बारे में आपको बताया। व्याकरण में जो आपको मैंने बताया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पत्र, औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र को आप तैयार करके जाएंगे। बेटा दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी तो बता ही रहा हूं, मैं आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं। जहां आपको ऐसा लगता है कि मैं थक गया हूं, जहां आपको लगता है कि मैं परेशान हो गया हूं, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, तो बेटा एक चीज है ना, याद करो, वो है साहित्य। जैसे साहित्य में आओगे, आपका दिमाग, आपका शरीर ऊर्जान्वित महसूस करेगा, ऊर्जावान होता चला जाएगा। और जैसे ही ऊर्जा आपको मिलती, ऊर्जा आप लगाइए ना भाई, आप उसको साइंस पढ़ लीजिए, आप मैथ पढ़ लीजिए, दिल आपका लगने लगेगा। कविता पढ़ लो, कोई कहानी पढ़ लो, है तो आपके सिलेबस में है कविता कहानी। तो हिंदी जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी के द्वारा एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो, साहित्य को साधो, साहित्य की तीर पे, प्रत्यंचा पे, जानते हो साहित्य की प्रत्यंचा पे तीर चलाओ, किसका? साइंस का, मैथ का, हिस्ट्री का, एसएसटी का, चलाओ ना भाई। क्या करना है? कुछ नहीं, बस आपको साहित्य में, साहित्य क्या आपको, ये आपके अभी एक शब्द आता है हिस्से, जैसे एग्जाम आता है स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, भाई हम तो बीमार पड़ जाएंगे, ये हो जाए, कुछ नहीं होता। साहित्य में ध्यान दो भाई। साहित्य किस लिए बनाया गया है? आपके केवल आप लोग कहते हैं पढ़ने के लिए, मैं नहीं कहता पढ़ने के लिए, ये तो आपको आनंद के लिए बनाया गया। पढ़ने के लिए तो व्याकरण है भाई, पढ़ने के लिए व्याकरण है। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, जो मेरे क्लास को ज्वाइन किए हैं, पहले भी जो पढ़े हैं मुझसे, मुझे नहीं लगता कि उनको इन सब में कोई परेशानियां आ सकती हैं। अगर परेशानियां आ सकती हैं तो उसके लिए मैं आपको इसका निचोड़ आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे। तो इसको अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका हिंदी के साथ साथ, मैं आपको शुभकामनाएं हिंदी की नहीं देके जा रहा हूं, मैं आपको पूरे सभी सब्जेक्ट के बारे में पहले से ही बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? और मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला था कि अपनी टीम से मैं आपको मिलवा चुका हूं, इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं, और आपको बस हल्की सी हिंट दे रहा हूं। ये जो हमारी टीम है, ये इस वक्त की सबसे बेस्ट टीम है। ये अलग बात है कि लोग नहीं जानते, पहली बार वो लोग यहाँ यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आए हैं बहुत मिन्नत समाजत करके, बट आप उनके वीडियोस को देखेंगे, उनकी स्ट्रेटजीज को देखेंगे, तो आपको लगेगा हाँ यार ये कितने एक्सपीरियंस टीचर हैं। क्या कुछ नहीं, मतलब हिंदी के, इंग्लिश के, और आपको मैथ के, एसएसटी के, और साइंस का तो मैं हूं ही, है ना। तो इतने सारे एक्सपीरियंस टीचर को मैंने आपके सामने खड़ा किया, और मैं इनसे कोशिश भी करूंगा कि एक वन शॉट भी आपको दे सके, बट अगर नहीं भी दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने स्ट्रेटजीज आपको बताई हैं, वीडियो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर लीजिएगा, उसको शेयर जरूर करिएगा बच्चों के साथ। अब आते हैं साइंस पे, सारे सब्जेक्ट की बात हो गई, अब हम साइंस की बात करते हैं कि साइंस में आपको क्या करना है। तो सबसे पहली चीज मैं बात करता हूं आप लोगों की कि बेटा साइंस में आपको किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले बच्चे कहते हैं कि सर क्या करें, कौन सी बुक करें, तो वन बाय वन मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं। सबसे पहली बात आती है कि सर कौन सी बुक सबसे पहली बात आती है बुक की। तो मैं सीधी साफ बात करूंगा कि बेटा अगर आपको, एकदम सिंपल बता रहा हूं, पूरा भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, बट आपको देख लेना इस वीडियो के बाद, अगर सही से आपने पढ़ा 90 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, फिर आप प्रैक्टिकल वे में इसको लेके चलना। चलो हम बुक की बात करते हैं। तो बुक आपको कौन सी फॉलो करना है? सबसे पहले बेसिक लेवल पे आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। हर क्वेश्चन, यानी आपको अगर 90 नंबर भी लाना है, एनसीईआरटी से आपको 90 नंबर भी आपको मिल जाएगा। फिर कुछ लोग कहेंगे सर एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब क्या करना है आपको? सेकेंड चीज, आपको सीधा पीवाईक्यू करना है। क्या करना है बेटा? एनसीईआरटी के बाद आपको पीवाईक्यू करना है।
कुछ लोग कहेंगे सर पीवाईक्यू भी हो रखा है। अब आप क्या करो, सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो। अब क्या करो, सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो। सबसे पहले बता रहा हूं, सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करोगे, यानी एनसीईआरटी बुक आप क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। और क्लास 10th की साइंस का मैंने वीडियो वन शॉट बहुत सारे चैप्टर के डाल रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। पीवाईक्यू सारे मैंने सॉल्व करा रखे हैं, सारे पीवाईक्यू उसी आपके वन शॉट के अंदर सारे पीवाईक्यू आपको सॉल्व करवा रखे हैं। तो आपको झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले क्या करोगे, आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे, आप पीवाईक्यू करोगे, फिर जब टाइम बचेगा आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करोगे। सर ये बात तो सही है कि मैंने प्रैक्टिस कर लिया, अब आगे और क्या करें? तो फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि देखो शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले आपको शुरू करना है जो चैप्टर आपको आता है, जो चैप्टर आसान है, जो चैप्टर मैक्सिमम वेटेज का है। जैसे मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं केमिस्ट्री की। अब आपको केमिस्ट्री के अंदर सबसे आसान चैप्टर कौन सा है? पहला रिएक्शन, सबसे आसान चैप्टर कौन सा है? रिएक्शन वाला चैप्टर सबसे आसान है, कर लो यार रिएक्शन वाली चैप्टर आप सबसे आसान। सेकंड आप क्या करोगे कि सर और आसान क्या है? हमने कहा बेटा मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल सबसे आसान चैप्टर है, मैंने वन शॉट भी करा के रखा हुआ है, सबसे आसान। यानी आपके ये चैप्टर 1-2 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे। सर फिर 2 चैप्टर का और क्या करें? अभी रुके रहो, सब्र करो। फिर चलो जब ये आपका 2 हो जाए आसान, चलो फिजिक्स के अंदर। कहां चलोगे आप? फिजिक्स के अंदर चलोगे। फिजिक्स में आपको सबसे आसान चैप्टर कौन है भाई, बोलो जरा? सबसे आसान चैप्टर आपका ह्यूमन आई। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? ह्यूमन आई। तो आपने ह्यूमन आई कर लिया, टेंशन फ्री। उसके बाद सबसे आसान चैप्टर कौन है, बोलो ना? मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड वाला। मैग्नेट वाला चैप्टर कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा, सबसे आसान यार, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर और क्या छोड़ दें? अरे नहीं, छोड़ना नहीं है, आगे बता रहा हूं ना और क्या करना है। तो आगे क्या, अब आते हैं बायोलॉजी के अंदर। अब आते हैं हम लोग बायोलॉजी के अंदर। सर आसान आसान चैप्टर पहले कर लेंगे ना? हाँ, बायोलॉजी के अंदर सबसे आसान, अरे बायोलॉजी के अंदर भाई सबसे आसान इन्वायरमेंट। सबसे आसान अगर कोई चैप्टर है बायोलॉजी का वो आपको मिलेगा इन्वायरमेंट का। सबसे आसान चैप्टर इन्वायरमेंट का आपको मिलेगा। सर इन्वायरमेंट का तो आसान है, उसके बाद कौन सा चैप्टर आसान है? यार लाइफ प्रोसेस, चलो ठीक है थोड़ा सा लंबा है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा उससे आसान चैप्टर ले लो यार, नर्वस सिस्टम। कौन सा? नर्वस सिस्टम, नर्वस वाला चैप्टर, जो ब्रेन वाला चैप्टर है उसको ले लो। कहेंगे सर ये तो टफ है। जैसे ही किसी ने बोला ये टफ है तो मैंने कहा यार जो ब्रेन वाला चैप्टर है उसका मैंने वन शॉट डाल रखा है। एक क्वेश्चन अगर इधर उधर हो जाए तो बता देना, कमेंट में जाके पिन कर देना, कोई भी चीज बाद में जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए कहीं एक क्वेश्चन नहीं जाए। ये सबसे आसान आसान चैप्टर जब आपने कर लिया, अब खुद सोचो आपका 50% सिलेबस खत्म। यानी साइंस में जो 50% चीज थी वो क्या हो चुकी है, आपका टेंशन फ्री हो गए, 50% टेंशन खत्म। अब क्या करेंगे, जो चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, जैसे मैं नाम बोल दे रहा हूं, पूरा बताऊंगा नहीं। सबसे टफ कौन लगता है? सर एसिड बेस साल्ट में प्रॉब्लम हो रही, जी घबरा रहा है। सर कार्बन कंपाउंड में भी जी घबरा रहा है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। लाइट में तो एकदम पसीने छूट जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की तो पूछिए ही मत, एकदम हालत पतली हो रखी है। भाई इन सब चीजों के जो मेन चैप्टर, लाइट का मैंने नीचे वन शॉट डाल रखा है। इलेक्ट्रिसिटी का भाई पूरे तुम्हारे पीवाईक्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन तक मैंने डाल रखे हैं, वो सारे कर लो। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा आप करना शुरू कर दो। और एक खुशखबरी आपको सुना दे रहा हूं, जो भी आपके टफेस्ट टॉपिक हैं, जितने बड़े बड़े टॉपिक हैं, मैं उनको 5-5 मिनट की सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। तो आपको साइंस में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं समराइज करता हूं, अगर जिसको मेरे ऊपर भरोसा है, जिसको, तो आइए हम 90 नंबर की बात करते हैं बिना किसी वजह के। सीधे मैं 80 to 90 नंबर की बात करता हूं। ये उन बच्चों की बात करता हूं, क्लियरली बोल रहा हूं कैमरे पे। 80 से 90 नंबर या 90% वही बात होती है साइंस में। 80 से 90 नंबर में उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, बस थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। आओ तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं कैसे करना है। सबसे आसान चीज भाई देखो, मैंने सबसे पहले जो वन शॉट डाल के रखे हैं, पहले उन वन शॉट को कवर करो। क्या करना है बेटा आपको वन शॉट कवर करना है। सबसे पहले आपको वन शॉट कवर करना है। अब आपको फायदा बता रहा हूं, मैं अपने वन शॉट का फायदा बता रहा हूं, ऐसा नहीं दोस्तों, अपने वन शॉट का फायदा बता रहा हूं। जैसे ही आपने मेरा वन शॉट किया, आपकी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर हो गई, अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गए भाई। 10 साल के, कितने? 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन शॉट के अंदर सॉल्व हो गए। बताओ यार ऐसा वन शॉट कहां मिलेगा? और भी लोग पढ़ाते हैं, बट मैं भरोसा आपको दिलवा रहा हूं, जैसे ही आप मेरा वन शॉट करोगे आपको एनसीईआरटी क्लियर, आपके पीवाईक्यू क्लियर, अलग से आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। इन्हीं को बार बार रिवाइज करते हुए जाओ। और सेकंड क्या कर लो, आप
सैंपल पेपर की प्रैक्टिस, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस। अब जब आपने सैंपल पेपर की प्रैक्टिस किया, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, रॉन्ग होंगे, तो हमने कहा सर कुछ क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए। अब सोचो, एनालाइज करो क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुए, एनालाइज करो ना, क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुए उसको एनालाइज करो। अगर आपको लगता है ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता, तो आप उन कॉन्सेप्ट को जाके फिर से रिवाइज करो, नोट्स से, एनसीईआरटी से, वीडियो से। अगर इतना भी आपने कर लिया, यकीन मानो मेरे बच्चों, 80 से 90 नंबर तो आ ही नहीं सकता उससे कम आपका। ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, भरोसा दिलवा रहा हूं, बड़ा भाई होने के नाते, टीचर होने के नाते, आप जैसा होने के नाते, मैं खुद स्टूडेंट हूं, मैं आपको भरोसा दिलवा रहा हूं। तो आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में कुछ बच्चों ने हमसे बोला कि सर टाइम टेबल बता दीजिए, तो मैं बहुत जल्द आपको रूटीन, टाइम टेबल, हाउ टू स्टडी, इन सब के ऊपर छोटे छोटे टॉपिक। इसकी खास बात यह रहेगी, ये पूरा एक निचोड़ है मेरी पूरी जिंदगी, जो भले इतना बड़ा हो, जो मैंने अपने टीचरों से सीखा है, जो मैंने और लोगों से सीखा है, सब का निचोड़ आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। यही चीज है जो आपको करना है, ठीक है ना? तो अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। Good morning, everyone. My name is Sangram. I'm your English teacher, and I am here to just give an overview for your English exam. तो फर्स्ट हमारे पास में पहला जो सेक्शन होगा वो अनसीन पैसेज होगा, और जैसा आपको कई बार बताया गया है, वी विल गो अगेंस्ट विद द रूल्स। हमको बोला जाता है कि पहले हमने पैसेज पढ़ना है, फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चंस को लोकेट करना है, बट वी विल डू जस्ट अपोजिट। वी विल फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, वी विल हाईलाइट द की पॉइंट्स, ठीक है, वी विल कैच द की वर्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है कि व्हाई वाज समुराई हाराकिरी वाज कमिटेड, तो पहले हम देखेंगे पैसेज के अंदर समुराई हाराकिरी कहां पे है, ठीक है, एंड फिर उसके बाद में हम उसका रीजन जानने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम लिमिट। आपके पास में 8 नंबर का पैसेज करने के लिए 16 मिनट्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर 20 मिनट से करीब होने लग गया है तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि वी आर गेटिंग लेट, ठीक है। एंड आपके पास में 2 पैसेज होंगे, 8 मार्क्स ईच, तो आपके पास में एट द मोस्ट 40 मिनट्स होंगे इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे जैसे आप जितने पैसेजेस सॉल्व करेंगे, आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है इसको करने में कम होती रहेगी। तो मैं पहले भी क्लास में बोला था, फिर बोल रहा हूं, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर प्रैक्टिस करने की बजाय आप घर पे प्रैक्टिस करिए, आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कंफर्टेबल फील करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारे पास में ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में इतना बोलना चाहूंगा कि यू नो मच बेटर देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द एमिनेंट स्कूल्स, ठीक है, आपसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा, ठीक है। तो आई डू नॉट नीड एनीथिंग टू से अबाउट ग्रामर सेक्शन। अबाउट राइटिंग सेक्शन, आपके पास में 5 नंबर का एक आर्टिकल होगा, उसमें से एक डिस्क्रिप्टिव वाला जरूर होगा, और इसकी हमको मालूम है हमने शुरुआत कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करनी है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, शुरुआत के समय में आप एग्जामिनर को पैसिव वॉइस दीजिएगा, ठीक है। द अबव बार ग्राफ या फिर पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स XYZ, ठीक है, एज इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव बार चार्ट दैट, जो भी उसको डिस्क्राइब करना है आप उसको डिस्क्राइब करिए, ठीक है। जहां पे भी अपने ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि ऐसा होता है तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, उसके पीछे के जो सजेशंस हैं, ठीक है, वो हम दे सकते हैं, बट हमने छुपा के देना होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हैं तो हमारे पास में जो डाटा है, ठीक है, हमने उसको एनालिसिस करना होता है, ठीक है, हमने अपनी तरफ से कुछ बात नहीं कहनी होती है, ठीक है। तो जो भी आपने जो पॉइंट देने हैं वो सेटल होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली लेटर में लेटर टू एडिटर, इट विल श्योरली कम, ऐसा कोई भी साल नहीं होता है कि वो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको लेटर टू एडिटर अच्छे से मालूम है, इसके अंदर आपने कंसर्न अथॉरिटीज का जो ध्यान है किसी प्रॉब्लम की तरफ हाईलाइट करना होगा, लोगों को अपील करना होगा, या लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अपने किसी चीज की इंपॉर्टेंस को स्ट्रेस करना होगा, तो आप इसको करके जाइएगा, अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपका लेटर इतना अच्छे से तैयार हो कि 5 नंबर का लेटर आप 5 मिनट में कर सके, ताकि जो चीजें आपको फंसाए आप वहां पे ज्यादा टाइम दे सके, ठीक है। फिर भी लेटर टू एडिटर के अलावा आप लोग इंक्वायरी लेटर जरूर करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इन केस अगर वो नहीं आता है तो इंक्वायरी लेटर भी आता है उसके अपोजिट में, ठीक है, उसके ऑप्शन में, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि वो आपको धप्पा कर दे, ठीक है। तो यू ऑल्सो, ठीक है, आप कुछ इंक्वायरी जो लेटर का जो फॉर्मेट है, ठीक है, उसको साथ में रख के जाइएगा, ठीक है। अबाउट बुक लिटरेचर में
हमने हर चैप्टर को, हर लाइन को टेंस बाय टेंस, वर्ड बाय वर्ड हमने इतने डिटेल में पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि, और ये आप लोगों ने भी रियलाइज किया है कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं होगा, और मैं आपको शो करता हूं किसी भी स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। हालांकि अगर कुछ चैप्टर्स आपसे छूट गए हैं तो आप उसकी समरी करिए, उसकी समरी को समझिए कि वो चैप्टर है किस बारे में, व्हाट इट इज अबाउट, ठीक है, उसकी स्टोरी क्या है, ठीक है। आप उसको यूट्यूब पे दे सकते हैं, आप उसको हिंदी में कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको स्टोरी मालूम होगा तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सबकी जो ग्रामर है वो अच्छी है, ठीक है। आप, और मैं कई बार कहता हूं कि आप लोगों की ग्रामर कहीं अच्छी है, जब मैं एक जस्ट स्टूडेंट एक था, ठीक है, तो जितना मैं आप लोगों के समय में जानता था, आप में से अधिकतर बच्चे उससे ज्यादा, मुझसे ज्यादा जानते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल। एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, अमित सर ने जो बोला था सीक्वेंसिंग, ठीक है, सर ने आपको टिप्स दिए थे कि कैसे आप उसको, देखिए टीचर की हेल्प करना ही आपका काम नहीं है, आपको टीचर को सीक्वेंसिंग नहीं देना कि पहले आपने क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है, फिर सेकंड सॉल्व करना है, फिर थर्ड सॉल्व करना है, ठीक है। पहले जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसको अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पहले आता है आपको तो फर्स्ट 3 करिए, क्योंकि जो आपको आता है जब आप करने लग जाएंगे तो आप वार्म अप हो जाएंगे, ठीक है, और एंड में आपकी जो स्पीड होगी वो बढ़ेगी। अगर आप पहला ही जो क्वेश्चन है आपको लगता है कि ये ट्रिकी सा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, और आप उसके अंदर पहला मतलब बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, ठीक है। तो आपको सीक्वेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, मार्किंग क्लियरली करिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 5 का बी पॉइंट है तो क्वेश्चन नंबर 5 बी पॉइंट लिखिए, भले पहले क्वेश्चन के बाद में लिखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि एक पेज छोड़ देना चाहिए तो आप पेज छोड़ के आइए। हालांकि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने जो क्वेश्चन छोड़े हैं आपको क्वेश्चन मार्क के ऊपर टिक करके रखना पड़ेगा ताकि आप भूल ना जाए, ठीक है। तो ये सीक्वेंसिंग जरूरी है, ठीक है। फाइनली हैंड राइटिंग, ठीक है, हैंड राइटिंग भी होना जरूरी होता है, ठीक है। टीचर को पढ़ते हुए आपका पेपर इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टीचर को अगर आपका पेपर पढ़ते हुए, आपका आंसर पढ़ते हुए उसको प्रॉब्लम्स आ रही है तो अज्यूम करके चलेगा कि आपको नहीं आता है, ठीक है। वो एक एंटी जो पैथी की जो फीलिंग होती है वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो एक अच्छी हैंड राइटिंग उसको दीजिएगा, ठीक है। और मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हो, ठीक है, एंड आई एम प्राउड टू बी योर टीचर। एंड जस्ट वन विश, अशर सर ने कहा मेरे इंट्रो के अंदर कि मैं इतने सालों से पढ़ाता आया हूं, बट मेरी एक वो है कि मेरा जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 96 है इंग्लिश के अंदर, एंड आई होप, आई विश एंड आई एक्सपेक्ट दैट आप में से कोई इस जो बैरियर है उसको ब्रेक करेगा। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार बच्चों, मैं इंद्रेश कुमार यादव, हिंदी सब्जेक्ट टीचर, आप लोगों को हिंदी के बारे में टिप्स दे रहा हूं। तो आप लोग सबसे पहले उन प्रश्नों को करिएगा जो आप लोग जिन प्रश्नों में सबसे अच्छे तैयार हों, उनका खंड लाकर, आ खंड हो, बा खंड हो, सेक्शन आ हो, जो भी हो, उनको आप गद्यांश दिए हों या पद्यांश दिए हों, उन गद्यांशों को, पद्यांशों को ध्यान से पढ़िए, और पढ़ने के बाद उन प्रश्नों के जो संबंधित क्वेश्चन दिए गए हों उन प्रश्नों को आप जो है पढ़कर उनका सटीक उत्तर दीजिए। फालतू उसमें उत्तर आपको देना नहीं है, क्योंकि ज्यादा लिखेंगे त्रुटियां उतनी बढ़ती जाएंगी और एग्जामिनर पर जो है उसको उससे घबरा कर आप लोगों का नंबर काट सकता है। तो आप लोग उस पर ठोस लिखिए और ठोस नंबर प्राप्त कीजिए। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेजों को बढ़ाता है, उस आपके परसेंटेज में काफी सुधार करता है। तो उसमें राइटिंग का, लेख का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद जैसे आपका अलंकार दिया हो, अलंकार में पहचानना रहता है कौन सा अलंकार है उपरोक्त पंक्तियों में, तो उनको आप ध्यान से, अलंकार का आपका डिफिनेशन तैयार है तो आप डिफिनेशन के हिसाब से, जिसे उत्प्रेक्षा है, जैनो मानो जो आज शब्द होते हैं, तो उसको आप समझ सकते हैं कि तो कौन सा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है कि मानवीकरण अलंकार है। अगर मानव जैसी मतलब किसी प्राणी का मतलब कोई प्राकृतिक चीज हो या प्राणियों से उसकी तुलना की जाती है तो मानवीकरण अलंकार यहाँ पर हो रहा है, तो उनके अर्थों को भी जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमें उन पंक्तियों के अर्थ को समझेंगे तब जाके हम उस अलंकार को भली प्रकार समझ पाएंगे कि तो पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। यमक अलंकार जैसे है, 2 बार वाक्यों का पुनरावृत्ति हुआ, इसलिए यमक अलंकार आप लिखेंगे।
आदिवासी जितनी सब चीजें हैं अलंकार से संबंधित, उनका डिफिनेशन आप तैयार रखिए और उसको बढ़िया सा जो है उसका जो अलंकार है उनके उत्तर लिखिए। इसके अलावा जैसे लिखे रहते हैं वाक्य लिखे रहते हैं, कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, मिक्स वाक्य है, तो उसके जो संबंधित और चीजें हैं, जो मार्ग निपात शब्द है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है।